ये है अबू धाबी यूएई का कैपिटल और दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर शहर। नॉर्मली जब भी यूएई का नाम आता है तो लोगों के माइंड में दुबई का ख्याल आता है, जो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेविस होटल और लग्जरियस रिसोर्ट। अबू धाबी को मोस्टली लोग इतिहास एयरलाइंस की वजह से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो लोगों की तस्वीरें। आई एम प्रीटी श्योर के ज्यादातर लोग राइट साइड वाले आदमी को अच्छी तरह जानते हैं। ये मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है, जो दुबई के रूलर है। लेकिन आपको शायद यह जानकर बहुत हैरत होगी कि लेफ्ट साइड वाला आदमी शेख रशीद से कई ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। इतना पावरफुल कि 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट में इन्हें पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर डिक्लेयर किया गया। इवन के सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी कहीं ज्यादा पावरफुल। पूरे पैशन गल्फ में जो कुछ भी हो रहा है, यूएई आज जीधर भी खड़ा है। दुबई की शान और शौकत और रौनक इस सब में एक ही इंसान का हाथ है, और वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अबू धाबी के रूलर, यूएई के प्रेसिडेंट और गल्फ के सबसे पावरफुल और अमीर पॉलिटिकल लीडर्स। शेख मोहम्मद बिन जायद असल में है कौन? यह इतने पावरफुल कैसे हुए? और वह क्या चीज है जिसने अबू धाबी को इतना पावरफुल बना दिया है कि चाहे वेस्टर्न सुपर पावर वर्ल्ड हो या चाइना, हर कोई अबू धाबी से बनाकर रखना चाहता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। अबू धाबी की हिस्ट्री की बात करें तो 18वीं सदी से पहले यहां पर किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के कोई साइन नहीं मिलते। हां, पर अबू धाबी के आसपास का यह सारा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहां पर हजारों साल से छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उस वक्त सारे रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा ड्राइव था बनिया यास। उसके अंदर भी छोटे छोटे और ड्राइव थे जिन्हें डिफरेंट फैमिली रूल करती थी। इन्हीं में से एक था अल फलासी ड्राइव। यह वही टाइम है जिससे अल नहयान और अल मखतूम फैमिली बिलोंग करती हैं। पर 1761 में अल फलासी टाइप के कुछ लोग ताजा पानी की तलाश में इधर आए और फिर इधर पर्शियन गल्फ की कोस्ट लाइन पर सेट हो गए। इसी एरिया को आज अबू धाबी कहते हैं। उस वक्त इनकी सारी इकोनॉमी पर डाइविंग मतलब समंदर से मोती ढूंढकर लाने और फीसिंग पर चलती थी। यह लोग समंदर में गोते लगाते और मोती ढूंढकर लाते, और फिर यहां से यह मोती ईरान और इंडिया की मार्केट में भेजे जाते। मुंबई उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पर्ल मार्केट थी, जहां पर ये सारे मोती पॉलिश करके जो यूरोप और टर्की में भेजे जाते थे। बस इसी से इन लोगों का गुजर बसर हो रहा था, और हालात ओवरऑल अच्छे खासे खराब थे। रेगिस्तान में कुछ उठता तो था नहीं, और सिवाय मछली और खजूर के और कुछ खाने पीने को भी नहीं था। इसीलिए 100 सालों तक अबू धाबी की पॉपुलेशन बहुत ही कम रही। इवन 20th के स्टार्ट में पूरे अबू धाबी की आबादी 6000 थी। उसी जमाने में अबू धाबी को एक और झटका लगा जब जापान ने हाई क्वालिटी के पोलिश आर्टिफिशियल पर्ल बनाने शुरू कर दिए, और नतीजतन अबू धाबी की पर्ल इंडस्ट्री की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई। और फिर रही सही कसर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी कर दी। हालात बहुत खराब हो चुके थे, हर तरफ गरीबी और भूख के हालात थे। और यह हालात सिर्फ अबू धाबी के ही नहीं, बल्कि दुबई, शारजाह, अजमान और E1 सऊदी अरेबिया के हालात भी इससे कुछ डिफरेंस नहीं थे। फिर 1928 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब सऊदी अरब में ओनियल के बहुत बड़े रिजल्ट डिस्कवरी हो गए, और फिर सारी वेस्टर्न वर्ल्ड का फोकस सऊदी अरब की तरफ हो गया। उस वक्त अबू धाबी के रूलर शक बिन सुल्तान अल नहयान थे। सऊदी अरब में ओनियल की डिस्कवरी को देखते हुए वेस्टर्न कंपनी इसको फुल परमिशन दे दी कि वह अबू धाबी में भी ओनियल के रिजर्व की खोज लगाएं। मगर अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और यह एक्सप्लोरेशन का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुई, और इसीलिए तेल की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए वेस्टर्न कंपनी ने एक बार फिर अबू धाबी में तेल की खोज का काम तेज कर दिया, और फिर 1958 में अबू धाबी में ओनियल के रिजर्व डिस्कवर हो गए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद भी अबू धाबी के हालात नहीं बदले, क्योंकि शेख तेल से मिलने वाले पैसों को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल। उनको यह लगता था कि यह ओनियल रिजल्ट बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है, और अबू धाबी को बहुत सालों बाद ये रिजल्ट मिले हैं, तो अगर यह एक्सप्लोरेशन इसी तेजी के साथ जारी रखी गई तो कहीं एयर रिजर्व खत्म ना हो जाए। उन्हें शायद उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अबू धाबी के पास दुनिया के 36 सबसे बड़े ओनिल के रिजर्व हैं। शेख ने ब्रिटिश कंपनी इसको मजीद तेल एक्सप्लोर करने से रोक दिया, और इसके नतीजे में अल नहयान फैमिली के बाकी मेंबर्स में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, जिसने गल्फ को आज इस मकान तक पहुंचाया। और इसीलिए इन्हें वालिद अलुमा मतलब फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। वो अपने भाई से टोटली डिफरेंट थे। इस तेल की डिस्कवरी को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें लगता था कि यह डिस्कवरी
इस पूरे गल्फ रीजन की तकदीर बदल सकती है। शेख जायद एक बहुत ब्रॉड विजन के मालिक थे। उनको अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर इस सारे रीजन को आगे बढ़ना है तो इन सारे सिटीज को यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि अब्बू धाबी तेल का पैसा एंजॉय करें और उसके पड़ोसी गरीबी और भूख में रहे, क्योंकि अब्बू धाबी जितना तेल इस पूरे सीजन में किसी के पास नहीं था। और यह वही टाइम था जब ब्रिटिश अंपायर भी यह फैसला कर चुकी थी कि अब वह मशीन इन सारे कंट्री रूल नहीं कर सकती। और फिर दिसंबर 1971 में ब्रिटेन सृजन से चला गया और शहद की लीडरशिप में 6 स्टेट्स के मिलाप से एक नया कंट्री वजूद में आया, जिसे आज हम दुबई के नाम से जानते हैं। इन 6 स्टेट्स में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन और पुजारा शामिल थे। और फिर 1 साल बाद ही 1972 में राशिफल खेमा भी यूएई का पार्ट बन गया। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख बिन सुल्तान अल नहियान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बन गए। शेख ने सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज पर पैसा खर्चना शुरू किया। रोड नेटवर्क की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, जो अबू धाबी को आसपास के मेजर से कनेक्ट करने वाली थी। बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। अबू धाबी के नॉर्थ में कोस्ट लाइन के साथ समुद्री तूफान से बचने के लिए एक दीवार बनाई गई। इसके बाद शहद ने अपना सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर कर दिया। स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस, आर्मी, जो भी बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कौन सबको स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग दी गई। अब क्योंकि दुबई के पास ऑनियल के बहुत ज्यादा रिजर्व में, एक तो शायद ने दुबई के डॉलर अल मखतूम बिन राशिद को यह मशवरा दिया कि वह दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और 2 चीजों के सिर के दुबई की तकदीर बदले, एक दुबई का सपोर्ट और दूसरा टूरिज्म। अबू धाबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दुबई को अच्छी खासी फंडिंग दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जब और पर्सनालिटी भी अस्थायी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देख रही थी। यह थे मोहम्मद बिन जायद अल नहियान एक दिन सुल्तान के तीसरे बेटे, जो आगे चलकर यूएई के प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद बिन जायद उस वक्त 11 साल के थे, मगर वह बहुत ध्यान से अपने फादर और उनकी पॉलिसी स्कोर अपडेट कर रहे थे। वह देख रहे थे कि कैसे तेल का पैसा आने के बावजूद सुल्तान बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। ओनियल डिस्कवरी के कुछ अरसे बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया, जिसका काम ही यह था कि वह ओनियल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करें। इसके पीछे कारण था कि फ्यूचर में अगर तेल कम भी हो जाए तो अबू धाबी के पास इतनी इनकम स्ट्रीम्स हो कि उसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की डेट में अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फंड में $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स है। इनमें से $900 बिलियन सिर्फ अबू धाबी के सिटीजन के लिए है। मतलब अगर हम $900 बिलियन को 3 लाख से डिवाइड करें तो